टोयोटा के सीईओ ने एक चौंकाने वाली घोषणा की है जिसने पूरे ऑटोमोटिव जगत को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने एक ऐसे अभूतपूर्व नवाचार का अनावरण किया है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के युग के अंत का संकेत दे सकता है। एक नया इंजन पेश किया है जो पेट्रोल या बिजली से नहीं बल्कि पानी से चलेगा। जी हाँ, टोयोटा का दावा है कि उसने एक क्रांतिकारी जल चालित इंजन विकसित किया है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति वैश्विक रुझान को पूरी तरह से उलट सकता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी धूल चटा सकता है। टेस्ला और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज बैटरी तकनीक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोनॉमस सिस्टम में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। वहीं टोयोटा की एक बिल्कुल अलग दिशा में साहसिक छलांग ने दुनिया और उसके प्रतिस्पर्धियों को चौंका दिया है। यहां तक कि इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के मुखर चेहरे एलन मस्क भी इस आश्चर्यजनक विकास के मद्देनजर परिवहन के भविष्य पर पुनर्विचार कर रहे होंगे। क्या यही वह सफलता है जो आखिरकार इलेक्ट्रिक कारों को पीछे छोड़ देगी? क्या पानी वाकई अगली पीढ़ी के वाहनों को चलाने वाला स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, टेस्ला, मस्क और पूरे इलेक्ट्रिक कार उद्योग के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम कार तकनीक में नई और रोमांचक प्रगति का पता लगाते हैं और टोयोटा के अपने नए वाटर इंजन के बारे में क्या कहते हैं यह भी जानें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें ताकि आप इस तरह की विकासवादी जानकारी सबसे पहले पाने से न चूकें। चलिए शुरू करते हैं। टोयोटा का नया वाटर इंजन। टोयोटा का यह नवीनतम आविष्कार कार उद्योग में क्रांति ला सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी से चलने वाली एक कार की कल्पना कीजिए। यह अद्भुत वाहन पानी को हाइड्रोजन में बदलने के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करता है जिससे इंजन को ईंधन मिलता है। इसका इंजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पुनर्संयोजन के दौरान निकलने वाली रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करता है और उपोत्पाद के रूप में केवल शिप जल वाष्प छोड़ता है। यह न केवल हानिकारक उत्सर्जन को कम करता है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण से जुड़ी बढ़ती चिंताओं का भी समाधान करता है। टोयोटा का यह नवाचार जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप परिवहन के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य का वादा करता है। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें वर्षों से हरित ऑटोमोटिव आंदोलन में अग्रणी रही हैं और उनकी शून्य उत्सर्जन स्थिति और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती रही है। टोयोटा की जल चालित कार पारंपरिक इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में कई अनूठे लाभ प्रदान करती है। जहां इलेक्ट्रिक कारें बैटरियों पर निर्भर करती हैं जिन्हें विद्युत ग्रिड से चार्ज करने की आवश्यकता होती है, वहीं टोयोटा की पानी से चलने वाली कार पानी का उपयोग करती है जो एक प्रचुर और नवीकरणीय संसाधन है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है, सौर या पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित हो सकती है जिससे पूरी प्रणाली अधिक टिकाऊ हो जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक कारों को शून्य उत्सर्जन वाहनों के रूप में विपणन किया गया है। लेकिन लिथियम आयन बैटरियों का उत्पादन और निपटान बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां पेश करता है और इसके लिए संसाधनों के बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। हालांकि टोयोटा की पानी से चलने वाली कार इन समस्याओं को पूरी तरह से दरकिनार कर देती है। जापान में हाल ही में हुई एक बैठक में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हिरोकी नाकाजिमा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार टोयोटा इस नई तकनीक के साथ परिवहन के भविष्य को बदलने की योजना बना रही है। नाकाजिमा ने टोयोटा की उस बड़ी योजना के बारे में बात की जिसमें सिर्फ एक कार कंपनी न रहकर एक मोबिलिटी कंपनी बनने की बात कही गई है जो लोगों को आवागमन के कई विकल्प उपलब्ध कराएगी। उनके साथ दो अन्य नेता भी मौजूद थे, ताकेरू काटो जो इलेक्ट्रिक कारों जिन्हें BEVs कहा जाता है के निर्माण के प्रभारी हैं, और मित्सुमासा यामागाटा जो जल्द ही कारखाना खुलने पर हाइड्रोजन कार बनाने वाली टीम का नेतृत्व करेंगे।
टोयोटा की हाइड्रोजन ईंधन सेल कारें कार में संग्रहित हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके बिजली बनाती है, जिससे कार को ऊर्जा मिलती है। इस प्रणाली में इलेक्ट्रोलाइजर नामक एक महत्वपूर्ण भाग शामिल है। यह प्रक्रिया बहुत कुशल और सुरक्षित है, क्योंकि इसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और कोई हानिकारक उपोत्पाद उत्पन्न नहीं होता। इस प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन को संग्रहित करने के लिए किसी बड़े भारी टैंक की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइजर आवश्यकतानुसार हाइड्रोजन बना सकता है, जिससे कार हल्की और अधिक कुशल हो जाती है। हाइड्रोजन ईंधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कार के इंजन के कुछ हिस्सों को बदलना होगा। इंजन में ईंधन छिड़कने वाले ईंधन इंजेक्टरों को हाइड्रोजन को सही ढंग से छिड़कने के लिए अनुकूलित करना होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन ईंधन के उच्च दबाव को संभालने के लिए इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड का मजबूत होना जरूरी है। वाल्व और स्पार्क प्लग जैसे अन्य पुर्जों को भी इंजन को सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए। हम आगे इस प्रक्रिया के वास्तविक संचालन के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि टोयोटा का पानी वाला इंजन हाइड्रोजन का उपयोग करने वाले अन्य इंजनों से बेहतर है, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में पानी का भंडारण कहीं अधिक आसान और सस्ता है। हाइड्रोजन एक गैस है, इसलिए इसे उच्च दाब को संभालने में सक्षम विशेष टैंकों की आवश्यकता होती है। ये टैंक भारी महंगे होते हैं और लीक हो सकते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। पानी तरल होने के कारण भंडारण में बहुत आसान है और इसके लिए विशेष टैंकों या उच्च दाब की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह अधिक सुरक्षित और व्यावहारिक हो जाता है। यह पानी की मोटर को बहुमुखी बनाता है, छोटी कारों, बड़े ट्रकों और यहाँ तक कि बिजली संयंत्रों के लिए भी उपयुक्त। इसकी सरलता और सुरक्षा इसे अन्य प्रकार की मोटरों की तुलना में बेहतर विकल्प बनाती है। साथ ही यह जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करने और हानिकारक उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। यह इसे परिवहन और ऊर्जा उत्पादन के लिए एक अधिक टिकाऊ विकल्प बनाता है। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पानी से चलने वाली कार बनाने का यह पूरा उद्देश्य वास्तव में कोई मौलिक विचार नहीं है। जल वाहनों का इतिहास। टोयोटा द्वारा पूरी तरह से पानी से चलने वाली कारों पर काम शुरू करने से बहुत पहले कई अन्य कंपनियों ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। उनके साहसिक दावों और प्रयोगों की संख्या आपको हैरान कर सकती है। 2008 में JPX नामक एक जापानी कंपनी ने एक ऐसी कार की घोषणा करके सुर्खियां बटोरीं जो पेट्रोल या डीजल की बजाय पानी से चल सकती है। इसने तुरंत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह वाहनों के लिए ईंधन के एक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल तरीके का वादा करता था। JPX का दावा था कि उनकी कार में एक विशेष प्रणाली का इस्तेमाल होता है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है और हाइड्रोजन को कार चलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है। लेकिन विशेषज्ञों को जल्द ही पता चला कि यह प्रणाली केवल पानी पर काम नहीं करती। इसके लिए मेटल हाइड्राइड नामक पदार्थ की भी आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि कार वास्तव में केवल पानी से नहीं चलती थी। JPX ने अपने दावों के समर्थन में कभी भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए और कई वैज्ञानिक इस पर अत्यधिक संशय में थे। उन्होंने बताया कि पानी एक बहुत ही स्थिर अणु है और इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। भौतिकी के अनुसार पानी से आपको मुफ्त ऊर्जा नहीं मिल सकती, क्योंकि पानी के अणुओं को तोड़ने में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से मिलने वाली ऊर्जा से कहीं ज्यादा ऊर्जा लगती है। कुछ वैज्ञानिकों ने लोगों को स्टैनली मेयर की भी याद दिलाई, जिन्होंने 1980 के दशक में कहा था कि उन्होंने पानी से चलने वाली एक रेत के टीले वाली गाड़ी बनाई थी। लेकिन JPX की तरह मेयर ने भी कभी कोई ठोस सबूत नहीं दिया।
आखिरकार उनके दावे झूठे साबित हुए और 1996 में उन्हें धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया। जेपीएक्स की पूरी कहानी ने कई लोगों को मेयर की कहानी की याद दिला दी और इससे दूसरों को इस तरह के दावों पर और भी शक हो गया। 2002 में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस नामक एक अन्य कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने एक्वाजेन नामक एक उपकरण बनाया है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकता है। शुरुआत में उन्होंने इसका इस्तेमाल वेल्डिंग को सुरक्षित बनाने के लिए किया, लेकिन बाद में उन्होंने दावा किया कि इसका इस्तेमाल कारों को चलाने में किया जा सकता है। हालांकि उनके वैज्ञानिक स्पष्टीकरण टिक नहीं पाए और उनके कई दावे अतिरंजित प्रतीत हुए। कंपनी ने बाद में स्वीकार किया कि यह उपकरण केवल ईंधन दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकता है। वास्तव में यह अकेले पानी से कार नहीं चला सकता। 2002 में जेनेसिस वर्ल्ड एनर्जी नामक एक कंपनी ने भी दावा किया था कि उनके पास पानी से ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका है। उन्होंने निवेशकों से खूब पैसा इकट्ठा किया, लेकिन कभी कोई कारगर उत्पाद नहीं दिया। 2006 तक कंपनी के संस्थापक पैट्रिक केली धोखाधड़ी के आरोप में जेल पहुंच गए। फिर 2008 में, उसी साल जब जेपीएक्स ने अपनी बड़ी घोषणा की, श्रीलंका में तुषारा प्रयाल देसिंगा नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करके 190 मील तक कार चलाई। शुरुआत में तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन कुछ ही समय बाद तुषारा को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पहले कई अन्य लोगों की तरह उनके दावे भी बेहद बढ़ा चढ़ाकर और भ्रामक निकले। हाल ही में 2022 में इंडोनेशिया के एक आविष्कारक अरियांतो मेल ने दावा किया कि उन्होंने अंकुबा नामक एक ऐसा उपकरण बनाया है जो पानी को हाइड्रोजन ईंधन में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि यह उपकरण केवल 1 लीटर पानी से 500 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला सकता है और यहां तक दावा किया कि लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी लग्जरी कार ब्रांड्स उनके आविष्कार में रुचि रखती हैं। लेकिन इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों ने संदेह जताया और कहा कि भौतिकी के नियमों के अनुसार यह उपकरण बेमानी है। यह भी पता चला कि कार कंपनियों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले के मामलों की तरह अरियांतो की कहानी भी वास्तविक सिद्ध तकनीक पेश करने की बजाय ध्यान खींचने वाले दावे करने से ज्यादा जुड़ी हुई लग रही थी। इन असफल प्रयासों और घोटालों के बावजूद हमें यह सोचना होगा कि क्या वाहनों के ईंधन के रूप में पानी के इस्तेमाल को रोकने की जानबूझकर कोशिश की गई है। हालांकि हम यह साबित नहीं कर सकते कि ऐसा दमन हुआ है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि वैश्विक ऊर्जा उद्योग, जिस पर वर्तमान में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व है, खरबों डॉलर का है। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अतीत की बात बना दे, शक्तिशाली निगमों और हितधारकों के वित्तीय हितों के लिए खतरा है। इन संस्थाओं के पास उन तकनीकों को दबाने या बदनाम करने के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रभाव है जो उनके बाजार प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, जीवाश्म ईंधन कंपनियों का अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने में निहित स्वार्थ होता है और वे अपने मुनाफे की रक्षा के लिए वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकों के खिलाफ पैरवी कर सकती हैं या उन्हें बदनाम कर सकती हैं। एक और संभावित कारण यह है कि नई और अभिनव तकनीकों को अक्सर जनता और मीडिया से संदेह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। यह समझना स्वाभाविक रूप से कठिन है कि पानी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में कैसे किया जा सकता है और कथित जोखिम, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और समझ की कमी नकारात्मक प्रचार का कारण बन सकती है और व्यापक स्वीकृति में बाधा डाल सकती है। शक्तिशाली संस्थाएं भी इन आशंकाओं का फायदा उठाकर कहानी पर नियंत्रण बनाए रख सकती हैं और इन संभावित रूप से विघटनकारी तकनीकों को दबा सकती हैं। उदाहरण के लिए, गलत सूचना अभियान नई तकनीकों को लेकर संदेह और भय पैदा कर सकते हैं
जिससे जनता द्वारा उन्हें स्वीकार करने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि टोयोटा द्वारा इन कारों को विकसित करने की अपनी योजनाओं की सार्वजनिक घोषणा और विज्ञान कैसे काम करता है, इसके प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ यह पूरी तरह संभव है कि हम एक नए युग की शुरुआत देखने वाले हैं। मोबिलिटी बाजार में उनका प्रभाव, वर्षों में उन्होंने जो विश्वास अर्जित किया है और उनके संसाधनों का विशाल भंडार, यह दर्शाता है कि हम वाहनों को केवल अफवाहों के बजाय एक वास्तविकता बनते देखेंगे। यह सब टोयोटा की उस बाजार में आगे रहने की इच्छा का नतीजा है जो स्वच्छ तकनीकों और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है। खासकर चीन में BYD और Xiaomi जैसी कंपनियों की नई इलेक्ट्रिक कारों के आने से इसने उन्हें पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी हाइड्रोजन तकनीक को बेहतर और ज़्यादा कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। पानी से चलने वाली कारों के विचारों का यह इतिहास दर्शाता है कि हालांकि कई दावे झूठे हो सकते हैं, लेकिन हरित ऊर्जा समाधानों के लिए प्रयास वास्तविक और महत्वपूर्ण है। टोयोटा के निरंतर अनुसंधान ने हाइड्रोजन से चलने वाली एक कार मिराई पहले ही तैयार कर ली है और ये प्रगति साबित करती है कि परिवहन में एक अधिक टिकाऊ भविष्य संभव है और अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में चीन और अमेरिका के साथ तुलना। यह सर्वविदित है कि टिकाऊ परिवहन की दौड़ में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में अग्रणी रहे हैं। चीन अपनी आक्रामक नीतियों और इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। BYD, NIO और XPeng जैसी कंपनियां चीन की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं, जिन्हें सरकारी सब्सिडी, व्यापक चार्जिंग नेटवर्क और मजबूत विनिर्माण क्षमताओं का लाभ मिल रहा है। कार्बन उत्सर्जन और शहरी प्रदूषण को कम करने की चीनी सरकार की प्रतिबद्धता ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के पक्ष में कड़े नियम बनाए हैं। परिणाम स्वरूप चीन के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है और सालाना लाखों इलेक्ट्रिक कारें बिक रही हैं। बैटरी तकनीक विकसित करने और अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर देश के ध्यान ने भी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके विपरीत टेस्ला जैसी शीर्ष कंपनियों का घर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एलन मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने अपने अभिनव डिजाइनों, अत्याधुनिक तकनीक और विशाल सुपरचार्जर नेटवर्क के साथ बाजार में क्रांति ला दी है। बैटरी की दक्षता और रेंज में सुधार के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता निरंतर बनी हुई है, जिससे उद्योग के मानक बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं, नए मॉडल पेश कर रही हैं और इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में भारी निवेश कर रही हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में प्रगति के बावजूद चीन और अमेरिका दोनों ही बैटरी उत्पादन और निपटान के पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही इन वाहनों को चार्ज करने के लिए स्थायी ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता भी है। यहीं पर टोयोटा की पानी से चलने वाली कार एक अनूठा लाभ प्रस्तुत करती है। पानी से प्राप्त हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन को विकसित करने में टोयोटा का नवाचार इसे पारंपरिक इलेक्ट्रिक वाहनों के दृष्टिकोण से अलग बनाता है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों यानी BEVs, जो बड़ी लिथियम आयन बैटरियों पर निर्भर करते हैं, के विपरीत टोयोटा की जल चालित कार हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। यह अंतर न केवल बैटरी उत्पादन से जुड़ी कुछ पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करता है, बल्कि केवल जल वाष्प उत्पन्न करके उत्सर्जन के संदर्भ में एक स्वच्छ विकल्प भी प्रदान करता है। टोयोटा का इंजन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों के
उत्सर्जन को रोकता है, जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों में आम है। इसके अलावा टोयोटा की हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक बैटरियों की तुलना में कई फायदे प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन ईंधन सेल को बैटरी रिचार्ज करने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से भरा जा सकता है। अक्सर हाइड्रोजन टैंक को भरने में कुछ ही मिनट लगते हैं, जबकि बैटरी को रिचार्ज करने में कई घंटे लगते हैं। इससे पानी से चलने वाली कार लंबी दूरी की यात्रा के लिए अधिक सुविधाजनक हो जाती है और ईंधन भरने में लगने वाला समय कम हो जाता है। हाइड्रोजन ईंधन को कोशिकाओं का एक और बड़ा फायदा लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में उनका उच्च ऊर्जा घनत्व है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं प्रति इकाई भार में अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती हैं, जिससे वाहनों की ड्राइविंग रेंज बढ़ सकती है। इसके अलावा हाइड्रोजन का उत्पादन सौर पवन और जल विद्युत जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है, जिससे इस तकनीक की स्थायित्व और भी बढ़ जाती है। टोयोटा का दृष्टिकोण हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियों का भी समाधान करता है। कंपनी ने उन्नत इलेक्ट्रोलिसिस इकाइयां विकसित की हैं, जो अधिक कुशल हैं और पानी से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा खपत को कम करती हैं। ये इकाइयां इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक उत्प्रेरकों और सामग्रियों का उपयोग करती हैं, जिससे यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अधिक व्यवहार्य हो जाती है। हाइड्रोजन भंडारण के मामले में टोयोटा ने उन्नत मिश्रित सामग्रियों से बने उच्च दाब टैंकों के साथ नवाचार किया है। ये टैंक हल्के और बेहद टिकाऊ होने के साथ साथ उच्च दाब पर हाइड्रोजन के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करते हैं। भंडारण प्रणाली अत्याधुनिक सेंसर और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जो रिसाव का पता लगाने और उसे रोकने में मदद करती है, जिससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मिलती है। टोयोटा ने ठंडे मौसम में हाइड्रोजन वाहनों के संचालन की चुनौती का भी समाधान किया है। हाइड्रोजन अत्यंत कम तापमान पर जम सकता है, जिससे वाहन के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए टोयोटा ने हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली में हीटिंग तत्वों और इंसुलेशन को शामिल करने जैसे अभिनव समाधान विकसित किए हैं। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि वाहन कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में भी मजबूती से चल सके, जिससे हाइड्रोजन वाहन व्यापक वातावरण में व्यवहार्य बन जाते हैं। हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने की टोयोटा की प्रतिबद्धता जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर पवन और जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके टोयोटा की जल चालित कार न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ चल सकती है, जिससे यह ऑटोमोटिव उद्योग में एक सच्चा पर्यावरण पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन जाती है। पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए टोयोटा का सतत मिशन। महान चीजें आमतौर पर रातों रात नहीं होती और पर्यावरण अनुकूल नवाचार के प्रति टोयोटा का समर्पण भी इसका अपवाद नहीं है। उनकी यात्रा केवल हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन बनाने से कहीं आगे तक जाती है। टोयोटा हाइब्रिड तकनीक में अग्रणी रही है और स्वच्छ ईंधन विकल्पों की खोज जारी रखे हुए है। इसका एक प्रमुख क्षेत्र पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल हाइड्रोकार्बन विकसित करना है। आमतौर पर हाइड्रोकार्बन से तात्पर्य गैसोलीन और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन से होता है, जो कार्बन उत्सर्जन में प्रमुख योगदान देते हैं। लेकिन टोयोटा स्वच्छ विकल्पों के रूप में सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन और जैव ईंधन पर विचार कर रही है। सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को ईंधन में परिवर्तित करते हैं। मूल रूप से CO2 का पुनर्चक्रण करते हैं और समग्र उत्सर्जन को कम करते हैं। जैव ईंधन, जो वनस्पतियों, पशु अपशिष्ट और शैवाल जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होते हैं, एक और रोमांचक संभावना प्रदान करते हैं। ये ईंधन न केवल टिकाऊ हैं, बल्कि
इन्हें बार बार उत्पादित किया जा सकता है। टोयोटा जैव ईंधन उत्पादन को और अधिक कुशल बनाने और अपने वाहनों में इन ईंधनों के उपयोग के तरीके तलाशने में निवेश कर रही है। मुख्य लक्ष्य अभी स्वच्छ समाधान प्रस्तुत करना, जबकि दुनिया हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हाइड्रोकार्बन के अलावा टोयोटा ने ईंधन सेल तकनीक में भी बड़ी छलांग लगाई है। उनकी हरित वाहन रणनीति का मूल हाइड्रोजन ईंधन सेल है, जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को बिजली में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया में केवल जलवाष्प निकलती है, जो इसे सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक बनाती है। टोयोटा के ईंधन सेल वाहन का पहला प्रोटोटाइप 90 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था और तब से इस तकनीक ने काफी प्रगति की है। आज के ईंधन सेल ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा किफायती हैं। ये सुधार बेहतर उत्प्रेरक सामग्री, मजबूत मेम्ब्रेन और बेहतर सिस्टम डिजाइन की बदौलत संभव हुए हैं। नवीनतम अपडेट के अनुसार टोयोटा के पास हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक से जुड़े 5000 से ज्यादा पेटेंट हैं। ये पेटेंट ईंधन सेल स्टैक के निर्माण, हाइड्रोजन के भंडारण और हाइड्रोजन के कुशल उत्पादन जैसे प्रमुख नवाचारों को कवर करते हैं। इन पेटेंटों को सुरक्षित करके टोयोटा न केवल अपनी उपलब्धियों की रक्षा करती है, बल्कि परिवहन के लिए एक हरित भविष्य के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका को भी मजबूत करती है। इलेक्ट्रोलाइजर प्रक्रिया की व्याख्या। टोयोटा के हाइड्रोजन ईंधन सेल उत्पाद वाहन में संग्रहित हाइड्रोजन और हमारे आसपास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके काम करते हैं। इस प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है, जो कार को शक्ति प्रदान करती है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कारों को चलाने का एक बेहद चतुर और कुशल तरीका है। मोटर में एक खास हिस्सा होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। यह हिस्सा पानी को सोखता है और इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके पानी के अणुओं को दो अलग अलग चीजों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। पानी दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रोलाइजर इन परमाणुओं को तोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, जिसे विद्युत कहते हैं, का उपयोग करता है। यह विद्युत दो विशेष धातु के टुकड़ों, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, के माध्यम से भेजी जाती है। इन इलेक्ट्रोड्स को पानी में डाला जाता है और जब इनमें से बिजली प्रवाहित होती है तो पानी के अणु टूटने लगते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु एक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वह तीसरा इलेक्ट्रोड जिसकी ओर हाइड्रोजन आकर्षित होता है, उसे आरणात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड कहते हैं। वह इलेक्ट्रोड जिसकी ओर ऑक्सीजन आकर्षित होता है, उसे धनात्मक इलेक्ट्रोड या एनोड कहते हैं। जब विद्युत इलेक्ट्रोड से होकर प्रवाहित होती है तो यह हाइड्रोजन परमाणुओं को कैथोड की ओर एंड ऑक्सीजन परमाणुओं को एनोड की ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया बहुत कुशल और सुरक्षित है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और इससे कोई हानिकारक उपोत्पाद भी उत्पन्न नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइजर से केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही निकलते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग मोटर के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। मोटर ईंधन सेल से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को पहियों को चलाने वाली यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पावर कंट्रोल यूनिट यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो ईंधन सेल स्टैक और बैटरी से मोटर तक बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे सुचारू त्वरण और पुनर्योजी ब्रेकिंग के लिए कुशल विद्युत वितरण सुनिश्चित होता है। ईंधन सेल स्टैक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है। इससे प्रत्यक्ष धारा डीसी उत्पन्न होती है
जिसे फिर एक इन्वर्टर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करके मोटर को शक्ति प्रदान की जाती है। ब्रेक लगाने के दौरान मोटर एक जनरेटर की तरह काम करती है, जो गतिज ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो बैटरी में संग्रहित होती है। इससे न केवल दक्षता बढ़ती है, बल्कि समग्र ड्राइविंग अनुभव भी बेहतर होता है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है। इलेक्ट्रोलिसिस अपने आप में एक 100% कुशल नहीं है। पारंपरिक इलेक्ट्रोलिसिस प्रणालियों की दक्षता लगभग 60 से 70% हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उपयोग की गई ऊर्जा का 30 से 40% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। हालांकि हाल की प्रगति ने उन्नत इलेक्ट्रोलिसिस प्रणालियों की दक्षता को 80% या उससे भी अधिक के करीब पहुंचा दिया है। ये सुधार मुख्यतः बेहतर सामग्रियों, अधिक कुशल उत्प्रेरकों और अनुकूलित परिचालन स्थितियों के कारण है। हाइड्रोजन के उत्पादन के बाद इसे संग्रहित किया जाता है और बिजली उत्पादन के लिए ईंधन सेल में उपयोग किया जाता है। ईंधन कोशिकाओं की दक्षता आमतौर पर लगभग 50 से 60% होती है। इसका मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस और ईंधन कोशिकाओं की दक्षता को मिलाते हैं तो किसी वाहन में पानी को उपयोगी बिजली में बदलने की कुल दक्षता लगभग 40 से 50% हो सकती है। हालांकि यह कम लग सकता है, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन FCV आमतौर पर बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों BEVs की तुलना में ज़्यादा रेंज रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ऊर्जा घनत्व ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि 40 से 50% दक्षता के बावजूद हाइड्रोजन के रूप में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त ड्राइविंग दूरी प्रदान कर सकती है।